दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों को ना स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर लगता है। उनको लगता है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है या फिर उनके लिए जो बड़े बड़े रिस्क लेना पसंद करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक भ्रम है जिसे आज हम क्लियर करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट का ज्ञान सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपना पैसा ग्रो करने में और अपना फ्यूचर सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है। इसे एक नया स्किल सीखने जैसा समझो, एक ऐसा स्किल जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के दरवाजे खोल सकता है। हम यहाँ हैं आपको गाइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इस दुनिया में। तो चलिए समझने का ये सफर साथ में शुरू करते हैं, खुले दिमाग से और कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने की चाहत के साथ। तो आखिर ये शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट है क्या, जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं? सोचो, एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, एक बाजार। लेकिन फल या कपड़ों के बजाय इस मार्केट में कंपनीज के शेयर्स में डील होती है। जब किसी कंपनी को ग्रो करना होता है तो उसे पैसे चाहिए होते हैं। ये पैसे पाने का एक तरीका है अपनी ओनरशिप के छोटे छोटे हिस्से बेचना। इन छोटे हिस्सों को शेयर्स या स्टॉक्स कहते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं, चाहे आपका हिस्सा कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये मार्केट एक प्लेटफॉर्म देता है जहां इन शेयर्स के बायर्स और सेलर्स मिल सकते हैं और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी देश की इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो बिजनेसेस को कैपिटल जुटाने में मदद करता है और इंडिविजुअल्स को उनकी ग्रोथ में हिस्सा लेने देता है। स्टॉक मार्केट का मेन काम है शेयर्स के इस एक्सचेंज को एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड तरीके से आसान बनाना। इसे एक वेल मैनेज सिस्टम की तरह समझो। कंपनीज अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती हैं, जैसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है। इन एक्सचेंजेस के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ताकि फेयर प्रैक्टिसेस सुनिश्चित हो। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है और ग्रो करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है। इसी तरह इन्वेस्टर्स पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी भी देता है, मतलब आप आमतौर पर जब चाहें अपने शेयर्स आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। ये एक डायनामिक जगह है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा इकोनॉमी की नब्ज दिखाती है। इन बेसिक्स को समझना किसी भी डर को दूर करने का पहला कदम है। स्टॉक मार्केट कोई जुए का अड्डा नहीं है, जैसा कुछ लोग गलती से मानते। ये अपॉर्चुनिटी की जगह है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी की तरह इसके अपने रूल्स और रिस्क्स होते हैं। मेन बात है इन रूल्स को सीखना और रिस्क्स को मैनेज करना समझना। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है, ना कि इंपल्सिवली या सुनी सुनाई बातों पर एक्ट करने। हमारा मानना है कि सही नॉलेज के साथ कोई भी इस मार्केट में नेविगेट कर सकता है। ये ऐसे आपको वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है ताकि आप शेयर मार्केट को डर से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से देखें। हम आपके लिए सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ये प्राइस कौन सेट करता है? ये कोई एक अकेला इंसान या एंटिटी नहीं है। शेयर का प्राइस मुख्य रूप से मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय होता है। सोचो, बहुत सारे लोग किसी पार्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाले कुछ ही हैं। ऐसे में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो शेयर का प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। इसके उलट, अगर बहुत सारे लोग अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं लेकिन खरीदने वाले कम हैं, तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। इससे आमतौर पर प्राइस नीचे जाता है। ये एक ऑक्शन की तरह है जो लगातार चलता रहता है। कई फैक्टर्स इस डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस एक मेजर फैक्टर है। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है या अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, तो ज्यादा लोग उसके शेयर्स खरीदना चाहेंगे। इससे डिमांड बढ़ती है और शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। कंपनी के बारे में, जिस इंडस्ट्री से वो जुड़ी है या ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में न्यूज भी बड़ा रोल निभाती है। पॉजिटिव न्यूज प्राइसेस को बूस्ट कर सकती है, जबकि नेगेटिव न्यूज उन्हें गिरा सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और यहां तक कि ग्लोबल इवेंट्स भी शेयर प्राइसेस पर असर डाल सकते हैं। ये कई एलिमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के कलेक्टिव सेंटिमेंट को दिखाता है। ये मार्केट प्लेयर्स कौन हैं? ये प्रमुख खिलाड़ी जिनके बारे में हम बात करते हैं। मोटे तौर पर दो मेन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे आप और मैं। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, अक्सर कम मात्रा में
अपने पर्सनल अकाउंट्स के लिए। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs। ये अपने क्लाइंट्स या मेंबर्स की तरफ से बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं। उनकी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज मार्केट मूवमेंट्स पर काफी असर डाल सकती है, क्योंकि इसमें लार्ज वॉल्यूम्स शामिल होते हैं। दोनों तरह के इन्वेस्टर्स एक हेल्थी और एक्टिव मार्केट के लिए जरूरी है। इस पूरे सिस्टम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मार्केट रेगुलेटर। इंडिया में यह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी SEB। रेगुलेटर का काम है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करना और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए इसे रेगुलेट करना। वे कंपनीज, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के लिए रूल्स बनाते हैं। वे फ्रॉड और मैनिपुलेशन को रोकने के लिए मार्केट एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। SEB को एक गेम में रेफरी की तरह समझो, जो ये सुनिश्चित करता है कि सब रूल्स से खेलें। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और स्टॉक मार्केट की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके बिना मार्केट आम लोगों के लिए बहुत रिस्की जगह बन सकता है। दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको अक्सर दो टर्म्स सुनने को मिलेंगे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे की जगह यूज करते हैं, लेकिन ये काफी अलग है। इस डिफरेंस को समझना क्रूशियल है, क्योंकि ये आपके अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करेगा। इन्वेस्टिंग आमतौर पर एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी कंपनी के शेयर्स इस विश्वास के साथ खरीदते हैं कि कंपनी कई सालों, यहां तक कि दशकों तक ग्रो करेगी। आप धीरे धीरे वेल्थ बनाने की सोच रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, उसका बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी, फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। वे शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस के बारे में कम बॉदर्ड होते हैं। ट्रेडिंग दूसरी तरफ एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। ट्रेडर्स का एम होता है शेयर प्राइसेस में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाना। वे शेयर्स को कुछ मिनट्स, आवर्स, डेज या वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सालों तक शायद ही कभी। ट्रेडर्स अक्सर टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड करते हैं, जिसमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए प्राइस चार्ट्स और पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है। वे क्विक गेन्स की तलाश में रहते हैं। ट्रेडिंग के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। इसमें ज्यादा टाइम, अटेंशन और अक्सर रिस्क सहने की ज्यादा क्षमता चाहिए होती है। इन्वेस्टिंग की तुलना एक पेड़ लगाने और समय के साथ उसके फल देने का इंतजार करने से की जा सकती है, जबकि ट्रेडिंग समुद्र में लहरों को पकड़कर क्विक थ्रिल और रिवॉर्ड पाने जैसा है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच चॉइस पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपकी रिस्क एपेटाइट और आप मार्केट को कितना टाइम दे सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। कोई सही या गलत अप्रोच नहीं है। ये इस बारे में है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टडी वेल्थ बनाना चाहते हैं और कम हैंड्स ऑन अप्रोच पसंद करते हैं, तो इन्वेस्टिंग ज्यादा सूटेबल हो सकता है। आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदते हैं और उन्हें होल्ड करते हैं, जिससे आपका पैसा कंपाउंड होता है। अगर आपके पास एक्टिवली अपनी पोजीशंस मैनेज करने और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स में थ्राइव करने का टाइम, स्किल और टेम्परामेंट है, तो ट्रेडिंग एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि ट्रेडिंग को आमतौर पर ज्यादा रिस्की माना जाता है, खासकर बिगिनर्स के लिए। यह समझना भी इंपॉर्टेंट है कि कई सक्सेसफुल मार्केट पार्टिसिपेंट्स अक्सर दोनों करते हैं, या वे क्लियरली डिफाइन करते हैं कि उनके कैपिटल का कौन सा हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है और कौन सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। ज्यादातर लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करना अक्सर ज्यादा सेंसिबल और कम स्ट्रेसफुल रास्ता होता है। ये आपको अच्छी कंपनीज की लॉन्ग टर्म ग्रोथ से फायदा उठाने देता है, बिना डेली मार्केट नॉइज की चिंता किए। डिसाइड करने से पहले ध्यान से सोचें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हैं या एक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए सप्लीमेंट्री इनकम ढूंढ रहे हैं? आपका जवाब आपकी स्ट्रैटेजी को गाइड करेगा। सेक्शन 4, समझदारी से चुनना, स्टॉक सिलेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन की कला। अब बात करते हैं कि सही स्टॉक्स कैसे चुनें। यह शायद मार्केट में नए आने वाले किसी भी व्यक्ति का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करना आर्ट भी है और साइंस भी। इसके लिए दो मेन मेथड्स यूज होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के अंदर डीप डाइव किया जाता है। आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट।
आप उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री में उसकी कंपेटिटिव पोजीशन, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और उसके ओवरऑल बिजनेस मॉडल को असेस करते हैं। गोल होता है कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना। अगर करंट मार्केट प्राइस इस इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बाय माना जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बारे में हमने पहले ब्रीफली बात की थी, अलग है। ये पास्ट मार्केट डेटा, मुख्य रूप से प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करने पर फोकस करता है। टेक्निकल एनालिस्ट्स चार्ट्स और कई इंडिकेटर्स का यूज करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स पहचानते हैं जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का संकेत दे सकते हैं। उनका मानना है कि कंपनी के बारे में सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके स्टॉक प्राइस और ट्रेडिंग पैटर्न्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड होती है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको यह डिसाइड करने में मदद करता है कि खरीदना है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस ये डिसाइड करने में मदद कर सकता है कि खरीदना या बेचना है। कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनने के लिए फंडामेंटल्स और अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को टाइम करने के लिए टेक्निकल्स। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक बार जब आप स्टॉक्स खरीदना शुरू करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, डाइवर्सिफिकेशन। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में डाइवर्सिफिकेशन का यही मतलब है। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज और कभी कभी गोल्ड या बॉन्ड्स जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाना। डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस रिस्क कम करना है। अगर एक कंपनी या एक सेक्टर खराब परफॉर्म करता है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बुरी तरह अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दूसरे इन्वेस्टमेंट्स अच्छा कर रहे हो सकते हैं। ये उतार चढ़ाव को स्मूथ करने में मदद करता है। एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस की कुंजी है। पोर्टफोलियो बस आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स का एक कलेक्शन है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो वो होता है जो आपकी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक यंगर इन्वेस्टर जिसके पास लंबा टाइम होराइजन है, उसका ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर हो सकता है, जो ज्यादा वॉलेटिल हो सकते हैं लेकिन हायर पोटेंशियल रिटर्न्स देते हैं। रिटायरमेंट के करीब एक ओल्डर इन्वेस्टर ज्यादा स्टेबल, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स और बॉन्ड्स पसंद कर सकता है। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू और रीबैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि मार्केट कंडीशंस और आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस बदलने पर भी ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन रहे। मार्केट्स को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, इन्वेस्टिंग को आसान बनाना, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और आम गलतियां। बहुत से लोगों के लिए, खासकर जो नए हैं या जिनके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च करने का ज्यादा टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड्स एक बढ़िया सॉल्यूशन देते हैं। म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जहां कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है और स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरी सिक्योरिटीज के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है। हर म्यूचुअल फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है, जिसका काम इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप असल में उस फंड के यूनिट्स खरीदते हैं और आपके यूनिट्स की वैल्यू अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर ऊपर या नीचे जाएगी। वे इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, थोड़े से पैसे से भी। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी। एसआईपी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर, आमतौर पर मंथली या क्वार्टरली, किसी चुने हुए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने देता है। यह इन्वेस्टिंग का एक बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में मदद करता है, मतलब जब प्राइसेस कम हो तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और जब प्राइसेस ज्यादा हो तो कम यूनिट्स, जिससे समय के साथ आपकी परचेस कॉस्ट एवरेज हो जाती है। एसआईपीज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सीलेंट है, क्योंकि वे रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालते हैं और कंपाउंडिंग की पावर से भी फायदा उठाते हैं। ये इन्वेस्टिंग को आम आदमी के लिए एक्सेसिबल और मैनेजेबल बनाता है। इन टूल्स और नॉलेज के बावजूद नए इन्वेस्टर्स अक्सर कुछ आम गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है टिप्स या रूमर्स के आधार पर इन्वेस्ट करना, बिना अपनी रिसर्च किए। मेरे दोस्त ने कहा कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा। ये इन्वेस्ट करने का एक खतरनाक तरीका है। एक और आम गलती है इमोशनल इन्वेस्टिंग। जब सब यूफोरिक हो, लालच, तब खरीदना, और जब मार्केट गिरे, डर, तो पैनिक में बेचना। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए एक शांत और रैशनल अप्रोच चाहिए।
पेशेंस की कमी भी एक प्रॉब्लम है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन में आमतौर पर टाइम लगता है। ये कोई रातों रात अमीर बनो स्कीम नहीं है। एक और आम गलती है पर्याप्त डाइवर्सिफाई न करना या बिना क्लियर स्ट्रेटजी के बहुत सारे स्टॉक्स या फंड्स में इन्वेस्ट करके ओवर डाइवर्सिफाई करना, जिसे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स पास परफॉर्मेंस के पीछे भी भागते हैं। ऐसे स्टॉक्स या फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने हाल ही में एक्सेप्शनली अच्छा किया है, ये उम्मीद करते हुए कि वही परफॉर्मेंस जारी रहेगी, जो हमेशा सच नहीं होता। इन आम मुश्किलों को समझना आपको इनसे बचने में मदद कर सकता है। याद रखें, गोल दूसरों की गलतियों से सीखना है, न कि वो सब खुद करना। एजुकेशन और एक कॉशियस अप्रोच इस सफर में आपके सबसे अच्छे साथी हैं, जो आपको मार्केट में ज्यादा कॉन्फिडेंस और सक्सेस के साथ नेविगेट करने में मदद करते हैं। सेक्शन 6, आपकी समृद्धि का रास्ता, आखिरी विचार और प्रोत्साहन। तो दोस्तों, जैसे हम अपनी डिस्कशन के एंड पर पहुंच रहे हैं, की टेकअवे क्या है? स्टॉक मार्केट भले ही शुरू में कॉम्प्लेक्स लगे, नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अप्रोच किया जाए तो वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल है। आज हमारा एम था इसे आपके लिए डिमिस्टिफाई करना, आपको दिखाना कि ये डरने की चीज नहीं है, बल्कि समझने और समझदारी से यूज करने की चीज है। कंटिन्यूअस लर्निंग सबसे जरूरी है। मार्केट डायनामिक है और इकोनॉमिक लैंडस्केप हमेशा बदलता रहता है। पढ़ते रहे, कंपनीज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में सीखते रहे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद के लिए कई अच्छी बुक्स, वेबसाइट्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मेरी सलाह आपको, खासकर अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो छोटी शुरुआत करें। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, शायद किसी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए। जैसे जैसे आपको ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा, आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। पेशेंट रहे। स्टॉक मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी से निराश न हो, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करें। कंपाउंडिंग की पावर को याद रखें, जहां आपके रिटर्न्स खुद रिटर्न्स कमाना शुरू कर देते हैं। ये एक मैजिकल फोर्स है जो लंबे टाइम तक सबसे अच्छा काम करती है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक सफर है, कोई स्प्रिंट नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। मेन बात है अपने प्लान पर फोकस्ड रहना और इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी न होने देना। अगर आपको अपनी इंडिविजुअल नीड्स और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक फाइनेंशियल प्लान बनाने में हेल्प चाहिए, तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं। आज आपने जो नॉलेज हासिल की है, वो आपका पहला कदम है। इसे आगे बढ़ाएं। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में। जो लोग सीखने और उस सीख को डिलिजेंस और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के सेंसिबल आउटलुक के साथ अप्लाई करने को तैयार हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। आखिर में मैं आपको एक पॉजिटिव